सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस एससीईआरटी में क्लास 6 के पहले चैप्टर की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों के साथ स्ट्रेटजी वाले वीडियो में चर्चा करा था कि हम लोग क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो एससीईआरटी साइंस बुक है उसको डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन को। तो बिल्कुल मेरे मित्र, आज है आपका पहला क्लास और इस पहला क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 6 एससीईआरटी साइंस के पहले चैप्टर की। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका चैप्टर है उसका पीडीएफ ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे मित्र, हम लोग जो चैप्टर को एनालिसिस करेंगे वो बिल्कुल ही रियल एससीईआरटी के बुक से करेंगे। हूबहू जिस तरह से चीजें दी हुई है उसी अनुरूप हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इसमें एक चीज ऐड करेंगे कि जो भी मुख्य बातें होगी उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में जब भी उस पॉइंट से सवाल पूछा जाए आप उसका आसानी से जवाब दे पाओ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का जो चैप्टर है वो आज का वो है अध्याय 1, भोजन कहां से आता है। यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो कहां से आता है। अच्छा, भोजन कहां से आता है इस चीज को समझने से पहले आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब भी हम भोजन की बात करेंगे यानी कि फूड की बात करेंगे तो आप सभी समझेंगे कि जो भी खाने योग्य पदार्थ है जिसका भी हम लोग अंतर्ग्रहण कर सकते हैं वे सभी भोजन में आएंगे। और भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, एज एज लाइक किसी मशीन की तरह। और आपने तो कई बार पढ़ा होगा कि हमारा शरीर भी एक मशीन ही है। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए आपको फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कोई ना कोई तेल डालना होता है। जैसे कि हम बाइक की बात करें तो एक मशीन है, पेट्रोल डालिएगा फ्यूल का काम करेगा। आप किसी जनरेटर की बात करो तो वहां पे आप केरोसिन ऑयल डालते हो, डीजल डालते हो। ट्रैक्टर की बात करो, एक मशीन है। तो मेरे मित्र, हम लोग अपने शरीर के बारे में भी यही कहते हैं कि हमारा शरीर जस्ट लाइक अ मशीन है। और जिस तरह मशीन को फ्यूल की आवश्यकता होती है, किसके लिए, तो अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर रूपी मशीन को भी फ्यूल की आवश्यकता होती है। और उस फ्यूल के रूप में कौन काम करता है? सर, भोजन काम करता है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं वो काम करता है। ये भोजन हमारे शरीर में क्या करता है? सर, ऊर्जा प्रदान करता है। और इसी ऊर्जा के सहायता से हम अपने विभिन्न क्रियाकलापों को, विभिन्न कामकाज को, अलग अलग जो कार्य होते हैं उसको कर पाते हैं। अब मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखना कि एससीईआरटी यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्लास 6 के बच्चों को किस तरह से भोजन कहां से आता है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। कहा जा रहा है कि आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मनुष्य और अलग अलग जीव जंतु के भोजन की प्रकार की चर्चा करें तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये तो कई प्रकार के हो सकते हैं। अब अगर हम आप ही के कुछ दोस्त की बात करें, वो मतलब एक ही दिन में अलग अलग भोजन किए होंगे। मान लीजिए कि आपका 4 दोस्त का टोली है। अब चारों दोस्त तो चावल दाल चोखा खा के घर से नहीं निकले होंगे। कोई रोटी सब्जी खाया होगा, कोई रोटी दाल खाया होगा, कोई कुछ खाया होगा, कोई चूरा दही खा के निकला होगा। तो आप सभी ये कहेंगे कि जो भोजन है उसके कई प्रकार हो सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें व्यंजन देखते हैं, मुर्गा चावल है, मछली चावल है। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य और जीव जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं, इसके लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। मेरे मित्र, आप सभी ये याद रखना कि हमारे द्वारा भोजन के रूप में जो भी पदार्थ शामिल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ। या जो भी पदार्थ खाने योग्य होता है वो खाद्य पदार्थ है। या आप सभी यहां पे स्टार मार्क देख करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। खाद्य पदार्थ की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? खाद्य पदार्थ की। तो आप सभी याद रखेंगे कि भोजन में खाए जा सकने वाले, भोजन में खाए जा सकने वाले, भोजन में खाए जा सकने वाले पदार्थ, भोजन में खाए जा सकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आप सभी याद रखना, खाद्य पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ कहलाता है। कोई समस्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब आगे क्या कह रहा है कि आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया? तो आप कहेंगे रोटी खाए, दाल खाए, चावल खाए, मोमोज खाए, मंचूरियन खाए, अलग अलग वैरायटी लच्छा पराठा खाए, ऑमलेट खाए, सॉस खाए, बहुत सारी चीजें खाए।
विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। अच्छा, अब ये एससीईआरटी आपको क्यों कह रहा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ का जो आप खाए हैं उसका सूची तैयार कीजिए? इसीलिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ, जो साइंस की जटिलता आपके मन में चल रही है उसको आप सरलता से समझ पाओ। अगर आप विभिन्न खाए जाने वाले पदार्थों का सूची बनाएंगे तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और उसका नाम क्या है, अभिषेक है। क्या है? अभिषेक। अब अभिषेक भाई ने क्या खाया पूरे दिन? तो आप सभी कहेंगे कि सर इससे पूछे थे तो कहा कि रोटी खाए हैं, दाल खाए हैं, सब्जी खाए हैं, ठीक है, बहुत खुश हुआ तो अंडा भी खा लिया। अब आपका कोई और मित्र है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अरुण है, और उससे आपने पूछा कि पूरे दिन में क्या खाया, तो उन्होंने बताया कि हम जो है चावल खाए हैं, ठीक है, दाल खाए हैं और साथ में चोखा खाए हैं, और भैया पूरे दिन खाने का हमको समय ही नहीं मिला। अब मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, सुरुचि। अब इससे पूछे कि तुम क्या खा के आई हो, इन्होंने बताया कि हम साग खाए हैं, रोटी खाए हैं, ठीक है, और क्या खाए हैं, तो और चावल खाए, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जितने भी दोस्त से पूछोगे वो बताएगा कि आप क्या खाएं। मेरे मित्र, इस टेबुलर फॉर्म को बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, और खाने की ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी हुई। इन सभी का उद्देश्य यही है कि आप अपने मित्र से यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। सबने अपना अपना नाम बताया। तो ये जो रोटी दाल सब्जी अंडा चावल दाल चोखा साग रोटी ये सब हैं, ये क्या हैं? आप सभी कहेंगे सर दैट्स ऑल आर नॉन एज खाद्य पदार्थ। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आप सभी कहेंगे खाद्य पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? खाद्य पदार्थ कहलाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, तो आप कहेंगे खाई जा सकने वाले पदार्थ जिसका हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो एससीईआरटी पहला पॉइंट बच्चा को यही समझा रहा है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें अलग अलग तरह के पदार्थ खाते हैं, और वैसे सभी पदार्थ जो खाए जा सकते हैं, जो इडिबल हैं। अब बहुत सारे पदार्थ, अब जहर खा लेगा तो मरियन जाएगा चिल्ला। तो बहुत सारे पदार्थ जिसको हम खा सकते हैं वो क्या है? आप कहेंगे खाद्य पदार्थ। सवाल अब फिर से एससीईआरटी उठा रही है कि जरा सा गौर करो कि ये जो रोटी है ये किस चीज से बना है, दाल कैसे बना, सब्जी कैसे बना, अंडा कढ़ी कैसे बना, चावल कैसे बना, फिर से चोखा कैसे बना, फिर साग कैसे बना। मेरे मित्र, यहां पे कहा जा रहा है कि खाने की ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, आगे कहा जा रहा है कि जरा सा आप भात के बारे में सोचिए। भात हम लोग आम बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं? अभी अब तो मतलब समय बदल गया है, तो आप लोग होटल जाते हैं तो वहां कहते हैं चावल दीजिए, जबकि गलत है। भात हम लोग खाते हैं, बॉइल्ड राइस उसको बोलते हैं। चावल तो वो हुआ जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, जब उसको पका दिए तो वो बॉइल्ड राइस हो गया, भात हो गया। तो कह रहा है कि भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, भात बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कच्चा चावल की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है, और सर चावल में पानी डाल करके हम उसको उबालते हैं तो भात हमारा तैयार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भात बनाने के लिए हमको कच्चा चावल चाहिए और क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब दूसरी ओर अगर आप कुछ अलग चीज बनाना चाह रहे हो, मटन बनाना चाह रहे हो, तो आपको मटन चाहिए, प्याज चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, गरम मसाला चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि अलग अलग चीजें चाहिए। अब केवल मटन ही नहीं, कोई सब्जी आप बनाना चाह रहे हो तो आपको अलग अलग चीजें चाहिए। तो कह रहा है कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जी, आपको झींगा बनाना है तो झींगा ले लीजिए, कटहल बनाना है कटहल ले लीजिए, ठीक है। नमक चाहिए होता, मसाला चाहिए होता, तेल चाहिए होता, और बहुत सारे चीजें चाहिए होता। आपको जैसा स्वाद चाहिए आप वैसा मसाला वैसा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। मेरे मित्र, कहा जा रहा है यहाँ पे कि तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। मेरे मित्र, तालिका 1.1 आपका यही है, और कह रहा है कि इसमें से कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए। अंडा, आप क्या कहेंगे कि सर अंडा चाहिए, प्याज चाहिए, मसाला चाहिए। तो हम इस तरह के कोई भी खाद्य पदार्थ होंगे उसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसका तो हम लोग कहीं ना कहीं उपयोगिता देखते ही हैं। अब मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि जो सामग्री है उसका नाम और प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। अब इसको और आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि रोटी और चपाती ये हमारे लिए एक व्यंजन है,
हम जो कुछ भी खाते हैं अलग अलग वैरायटी के, वो हमारे लिए क्या है, व्यंजन है। तो सर रोटी और चपाती बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आटा चाहिए, जल चाहिए और नमक चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना कि नमक वाला भी रोटी बनता है, चीनी वाला भी रोटी बनता है। अब दाल की अगर हम बात करेंगे तो कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, हल्दी चाहिए, ये सभी चीजें चाहिए। कह रहा है कि इन सभी चीजों में आप क्या देख रहे हैं, आप अपने कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं और ये पदार्थ कहां से आते हैं। क्या हम इन विभिन्न व्यंजनों में कुछ समान पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप कहेंगे सर पानी का तो इस्तेमाल हम हर एक जगह पे करते हैं, नमक स्वादानुसार तो हर एक जगह किया जाता है। सर कोई भी तेल, कोई भी सब्जी बनाए तो तेल का इस्तेमाल तो हम हर एक जगह करते हैं। अब सर कुछ भी सब्जी बनाएंगे तो उसके साथ चावल और रोटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं और ये पदार्थ कहां से आते हैं। जैसे कि ये जो कच्ची दाल है ये कहां से आ रहा है, नमक आपको कहां से मिल रहा है, मसाला अलग अलग तरह के आपको कहां से प्राप्त हो रहे हैं, सर आटा आपको कैसे प्राप्त हो रहा है। कहा जा रहा है कि तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। इसलिए आसान हो सकता है कि हम सबों को मालूम है कि गुरुजी आटा गेहूं के पौधा से आएगा और गेहूं गेहूं के पौधा में मिलेगा। तो आटा के लिए जो मूल रूप से स्रोत है वो क्या है, सर पौधा है। अब अगर हम कोई भी मसाला की बात करेंगे तो हल्दी के लिए भी पौधा होता है, मिर्च के लिए भी पौधा है। तो मेरे मित्र वही कहा जा रहा है कि ये कहां से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। मतलब हम जो भोजन करते हैं उसका बहुत सारा रॉ मटेरियल हमको कहां से प्राप्त हो जाता है, सर प्लांट से प्राप्त हो जाता है, पौधे से प्राप्त हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आप कहेंगे पौधा। आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की क्यारियां देखी होगी। आप सभी ये ध्यान रखना कि हमारे भोजन का जो मुख्य रूप से स्रोत है उसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, सर पादप यानी कि पौधे के रूप में देखते हैं। अब ध्यान देना, कहा जा रहा है कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ, अब सिर्फ हम गेहूं और आटा खा के तो नहीं रहेंगे, गेहूं और चावल खा के तो नहीं रहेंगे, हमें सर दूध की भी जरूरत होती है, अंडा की भी जरूरत होती है, मुर्गा की भी जरूरत होती है, मछली, झींगा, मौस, ये सब क्या है, सर जंतु से प्राप्त होते हैं। तो हमारे भोजन का जो स्रोत है, हमारे भोजन का स्रोत है वो क्या है, सर पादप भी है और जंतु भी है। भोजन का स्रोत क्या है, पादप भी यानी कि पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे पदार्थ डे टू डे लाइफ में खाते पीते रहते हैं जिसको आप किसी पौधे से प्राप्त कर रहे होते हैं या फिर किसी जंतु से प्राप्त कर रहे होते हैं। दूध आप कहेंगे सर गाय से मिलेगा। अब अगर बकरी की बात करें तो उससे भी दूध प्राप्त होता है, ऊंट का भी दूध होता है। तो अलग अलग जगह पे तो लोग ऊंट के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान देना कि हमें किसी प्रकार का मटन चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर बकरा। तो बकरा हमारे लिए फूड का सोर्स है। अब इसी तरीके से हमें दही चाहिए, कहां से मिलेगा, सर जंतु से मिलेगा। घी चाहिए, कहां से मिलेगा, सर मक्खन हमें जो है वो दूध से निकालना पड़ेगा और दूध जंतु से मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे लिए मतलब भोजन है और उस भोजन का जो कच्चा सामग्री है वो या तो पौधा है या फिर जंतु है। मतलब भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में हम लोग किसको देखेंगे, आप कहेंगे पौधे और जंतु को देखेंगे। अब मेरे मित्र कहा जा रहा है कि हमें नमक कहां से प्राप्त होता है। स्टार मार्क देकर के आप सभी याद रखना कि नमक खनिज स्रोत से प्राप्त होता है। नमक किससे प्राप्त होता है, खनिज स्रोत से प्राप्त होता है, खनिज स्रोत से प्राप्त होता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब आगे मेरे मित्र जब आप ये समझ रहे हैं कि इसमें भोजन के स्रोत को इंडिकेट किया जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है, आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ और उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए। मतलब अभी जो आपने यहाँ पे देखा कि ये रोटी चपाती है, दाल है, इसके लिए कच्ची सामग्री के रूप में हमें इन चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए एक फ्रेश ग्राफ यहाँ पे भी बनाया गया है कि मान लो कि बिहार का मुख्य भोजन लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए कच्ची सामग्री में आटा चाहिए, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी। अब आप बताओ कि ये आटा आपको कहां से मिलेगा, पौधा से मिलेगा। सत्तू सर चना पौधा से मिलेगा। नमक खनिज स्रोत से प्राप्त होंगे। मिर्च पौधा से मिलेगा। लहसुन प्याज पौधा से मिलेगा। अदरक कहां से मिलेगा, पौधा से। घी आप कहेंगे जंतु से मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, मुर्गा बनाने की, किसकी बात करें, मुर्गा बनाने की, तो आप कहेंगे सर मसाला चाहिए, कहां से मिलेगा, पेड़ पौधे से मिलेगा। तेल और घी आप कहेंगे सर वनस्पति तेल भी होता है, पौधे से भी हम लोग घी निकालते हैं जिसको डालडा कहते हैं। तो सर ये पौधे और जंतु दोनों से मिल जाएंगे। नमक खनिज स्रोत से। प्याज आप कहेंगे सर
पेड़ पौधे से। जल आप सभी कहेंगे सर भौम जल, यानी कि पृथ्वी से तो जल हमें मिल ही रहा है। खीर बनाना है तो दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, नारियल चाहिए, छोहाड़ा चाहिए। अब ये नारियल, छोहाड़ा ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे, दूध जंतु से प्राप्त होंगे, और चीनी आप कहेंगे गन्ना से प्राप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि हमारे भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री है उसका स्रोत या तो पादप है या फिर जंतु है। तो हम ये सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भोजन के व्यंजनों का या खाद्य पदार्थों का जो स्रोत है वो क्या है, पौधा या फिर जंतु। अब मेरे मित्र ध्यान देना, आगे क्या कहा जा रहा है कि क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जंतु उत्पाद। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। और कुछ पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे भोजन के मुख्य स्रोत की बात करें, या हम सीधे सीधे भोजन के स्रोत की बात करें, मतलब डायरेक्टली, तो आप कहेंगे भोजन के रूप में तो हम खाद्य पदार्थ खाएंगे, और ये खाद्य पदार्थ हमें अलग अलग जंतु, पादप और खनिज स्रोत से मिले। तो हम ये भोजन के स्रोत के रूप में कह सकते हैं कि सर मुख्य रूप से 3 स्रोत होंगे। पहला पादप स्रोत, पहला क्या होगा, पादप स्रोत। दूसरा क्या होगा, आप कहेंगे सर जंतु। तीसरा क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे सर खनिज स्रोत। तीसरा क्या होगा, खनिज स्रोत। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि भोजन के कितने स्रोत होते हैं, तो आप कहेंगे 3 स्रोत हो सकते हैं, पादप, जंतु और खनिज स्रोत। अब मेरे मित्र आगे कहा जा रहा है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। अब हमने पादप, जंतु और खनिज तो बता दिया। अब अगर हम पादप की बात करेंगे तो बहुत सारे मसाले, अनाज। जंतु की बात करेंगे मांस, मछली, दूध, घी, अंडा, ये सब मिलेगा। खनिज स्रोत नमक। अब मेरे मित्र कहा जा रहा है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, और हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। ध्यान रखना कि हम पौधे के तना का भी उपयोग करते हैं, कई पौधे के जड़ का भी उपयोग करते हैं, कई पौधे के फूल का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगस्त और पोई के पत्ते की अगर हम लोग बात करें तो इसका तरुआ और बचका भी बनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना। आपको यहां पे ये लिखना होगा कि स्टार मार्क दे करके कि अगर हम लोग भोजन के मुख्य स्रोत की बात करेंगे, भोजन के मुख्य स्रोत, तो आप सभी क्या कहेंगे कि भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में पौधे आएंगे। कौन आएंगे, पौधे आएंगे। अब कहा जा रहा है कि पौधे के कौन कौन से भाग मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि हम लोग टमाटर, उस टमाटर के पौधे का टमाटर फल ही है, बैगन तो फल ही है, किसी पौधे की जड़, किसी का तना, तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाया जाता है। तो सर पौधे के जो खाए जाने वाले भाग होते हैं, पौधे के खाए जाने वाले जो भाग होते हैं, उस भाग में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो पौधे के खाए जाने वाले भाग में आप ये कह सकते हैं कि सर उसका पत्ती होगा। क्या होगा, पत्ती होगा। फिर उसका फल हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो आप सभी ध्यान रखना, जड़ हो सकता है, और क्या हो सकता है, तना हो सकता है, और क्या हो सकता है, फूल हो सकता है। और याद रखिएगा यहां पे कहा जा रहा है, जरा सा गौर फरमाइएगा, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पोई और अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। तो पोई और अगस्त ये बिहार में होते हैं सर, और इसके जो फूल होते हैं सर उसका क्या किया जाता है, तो तरुआ बनाया जाता है, यानी कि बचका बनाया जाता है। अब ध्यान देना कि कुछ पौधे के दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों का हम लोग बीज से तेल निकालते हैं और सरसों के पत्ता का साग बनता है। ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है कि इसकी पत्तियों का साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसकी 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पौधे। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में पौधे आएंगे, और पौधे के जो मुख्य खाने वाले भाग होंगे वो पत्ती हो सकता है, फल हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, फूल हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, और इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। इसके लिए मेरे मित्र ये तालिका भी बना हुआ है, और आप सभी इसको कंठाग्र कर लेना। ठीक है, याद
हमेशा रहना चाहिए, याद हमेशा रहना चाहिए कि पौधे का खाए जाने वाला भाग कौन कौन सा है। हम लोग परत दर परत चीजों को सीखेंगे। क्लास 6 स्टैंडर्ड को डील कर रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड यही रखेंगे, ताकि जो चीजें हैं वो आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाए। कभी भी आप बर्डन लेके पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाओगे। चला, आपको लोड लेके तो पढ़ना ही नहीं है, खेल खेल में सारी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो, साग किसी भी चीज का बनेगा तो सर पत्ती होगा उसका। तो साग बनाने के लिए हम लोग या तो चना का साग खा सकते हैं, सरसों का, पालक का, बथुआ का। और हम लोग क्या करते हैं सर, साग बनाने के लिए हम लोग तना और पत्तियों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ झल बथुआ भी होता है और बहुत लोग उसका डांट भी यूज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो गोभी के पत्ते का भी क्या करते हैं सर, साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम साग की बात करेंगे तो तना और पत्ती इसके लिए उपयोगी रहेगा। सलाद की बात करेंगे तो सर खीरा और टमाटर, मूली और गाजर। बस याद ये रखना है कि खीरा और टमाटर फल के रूप में इस्तेमाल होगा, जबकि मूली और गाजर क्या है, मूली और गाजर आप कहेंगे जड़ हैं। इसी तरीके से तेल की बात करेंगे तो तेल हमें मूंगफली का भी मिल सकता है, सरसों का भी मिल सकता है, तीसी का भी मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे मित्र जो मूंगफली या सरसों का तेल है ये एक्चुअली में किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। सर सोयाबीन का भी तेल होता है, सोयाबीन का तेल किससे प्राप्त होगा, बीज से प्राप्त होगा। तो सोयाबीन तेल निम्न में से डैश से प्राप्त होती है, आप कहेंगे बीज से प्राप्त होती है। मूली और गाजर पौधे का खाया जा सकने वाला डैश है, आप कहेंगे जड़। खीरा और टमाटर पौधे का खाया सकने वाला डैश है, आप कहेंगे फल। तो मेरे मित्र ये भोजन के रूप में खाए जाने वाले कुछ पौधे के भाग थे जो कि आप सबों को कंठाग्र याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे ना खाएं क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पॉइजनस होते हैं, इसीलिए किसी भी पौधे को, मतलब ये बच्चा के लिए इंस्ट्रक्शन है, आपके लिए तो नहीं ही है। आप अपने स्कूल में जाएंगे तो कम से कम ये लाइन जरूर कहेंगे कि किसी भी पौधा को नहीं खा लेना है, क्योंकि प्रत्येक पौधा खाने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना, अब कहा जा रहा है क्रियाकलाप 5 कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पत्र में डाल दीजिए, एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गई। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि हम लोग भोजन के रूप में कई सारे अनाजों का अंकुरित रूप भी लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने इस चीज को फील करा होगा जब बैचलर लाइफ में रहते होंगे, तो सुबह सुबह चना को अंकुरित करके लोग खाता है, मूंग को अंकुरित करके खाता है। तो जो मूंग या चना अंकुरित होता है उसमें क्या होता है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा मार्कर गिर गया, चला कोई बात नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये, अगर आप मूंग को रात भर भिगोए हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्प्राउट्स बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सर व्हाइट व्हाइट जैसी संरचना चमक रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज बोलते हैं, जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं। कहा जा रहा है कि अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं और इनमें कुछ मसाले मिलाने के लिए ये एक स्वादिष्ट आपका अल्पाहार यानी कि नाश्ता तैयार हो सकता है। तो भोजन के रूप में हम लोग अंकुरित अनाज का भी उपयोग करते हैं। इस टॉपिक को कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट मेरे मित्र ये कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहां से आता है, मधु जिसको हम लोग बोलते हैं। ये शहद आप सभी कहेंगे मधुमक्खी के छत्ता से आता है। सर ये शहद फॉर्म कैसे होता है, तो ध्यान रखना कि मधुमक्खी फूलों से मकरंद चूसती है और उस मकरंद को अपने एंजाइम के सहायता से क्या करती है, पचाती है। और मेरे मित्र जब वो एंजाइम के सहायता से पचा रही होती है तब वो किस में बदल जाता है, शहद में, जिसको अपने छत्ता में स्टोर कर वो सालों भर उसका उपयोग करती है। ध्यान से समझना, कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहां से आता है, यह कैसे बनता है। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खी भिन भिनाया करती है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद, मीठा रस एकत्रित करती है। यहां पे लिखो इस बात को कि मधुमक्खी फूलों से क्या करती है, मीठा रस एकत्रित करती है। यहां पे हम लिखना चाहेंगे, अच्छा अगले पेज पे हम लिख देते हैं, ठीक है, स्टार मार्क दे करके कि मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र करती है, ये चीज ध्यान में रखना। अब आगे कहा जा रहा है मकरंद का मतलब मीठा रस हुआ और इसे अपने छत्ता में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है।
मधुमक्खी क्या करती है, मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है, और ये जो शहद है ये फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता, और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपके घर में मौध रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है, वो लंबे समय से आपको रखा हुआ मिल जाता है, और मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। और हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। एक्चुअली हम लोग जो शहद खा रहे होते हैं वो मधुमक्खी का भंडारित भोजन है, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ में मधुमक्खी को हटा के उसका रस निकाल लेते हैं। तो याद रखना कि ये जो शहद है वो कैसे बना, तो मधुमक्खी के द्वारा क्या किया जाता है, मकरंद को अपने पेट में एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बनाया जाता है। तो पहला चीज तो आप ये लिख लिए कि मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्रित करती है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि मधुमक्खी मधुमक्खी मकरंद को मकरंद को मकरंद को अपने अपने पेट में मौजूद अपने पेट में मौजूद अपने पेट में मौजूद एंजाइम की सहायता से अपने पेट में मौजूद एंजाइम की सहायता से पचाकर एंजाइम की सहायता से पचाकर पचाकर क्या कहा जा रहा है, चला यहां पे कहा जा रहा है कि अपने पेट में एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। तो मधुमक्खी मकरंद को अपने पेट में मौजूद एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है, शहद बना लेती है। ठीक है, आप सभी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि शहद कैसे बनता है। तो फूलों के रस को जब मधुमक्खी के द्वारा क्या किया जाता है, पचाया जाता है, तब वो किस में बदल जाता है, शहद में बदल जाता है। शहद असल में है क्या, तो आप सभी याद रखेंगे कि शहद मधुमक्खी का भोजन है। शहद क्या है, मधुमक्खी का भोजन है, और शहद फफूंद यानी कि कवक, बैक्टीरिया इत्यादि से खराब नहीं होता है। इस पॉइंट को भी लिखो कि शहद शहद असल में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन है। मधुमक्खी द्वारा क्या है, आप सभी याद रखना, भंडारित भोजन है। ठीक है, और साथ ही स्टार मार्क दे करके लिखेंगे कि शहद फफूंद तथा बैक्टीरिया आदि के प्रभाव से खराब नहीं होता है, आदि के प्रभाव से खराब नहीं होता है। इस चीज को आप सभी माइंड में रखेंगे एक बेसिक लेवल पे। अब नेक्स्ट मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि जंतु क्या खाते हैं। आपने अभी जस्ट देखा कि भोजन में क्या क्या आता है, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है उसका हेडिंग ही है कि भोजन कहां से आता है, और फिर यह समझाया गया कि जीव जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। अब अन्य जंतुएं क्या किस प्रकार के भोजन को सर ग्रहण करते, कहा जा रहा है क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी। आप कहेंगे सर हमारा पास ना है तो अगल बगल में है, तू तो देख ही रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? क्या आपने गिलहरी को, कबूतर को, छिपकली को, इन सभी को खाते हुए देखा है? आप कहेंगे छिपकली छोटा छोटा कीट खाता है, जो गिलहरी है ये सर अलग अलग अनाज को कुतरते रहता है, कबूतर भी दाना खाता है। मेरे मित्र कहा जा रहा है यहाँ पे कि तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे, उनमें कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए। जैसे कि गाय की बात करें तो ये घास खाएगा, खल्ली, भूसा, अनाज। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा। कुत्ता आप कहेंगे रोटी, दाल, सब्जी, मीट, मछली सब खा लेगा। कौवा का भी सर वही हस्र होगा। गौरैया है तो आप कहेंगे सर दाना खाएगा। शेर की बात करेंगे आप कहेंगे केवल मांस खाएगा। छिपकली, कीट पतंग, आपका तिलचट्टा है ये भी सारा चीज खाएगा। मनुष्य सर्वाहारी है। चूहा की बात करेंगे आप कहेंगे सर अनाज खाएगा। बंदर आप कहेंगे सर अनाज खाएगा, फल फूल ये सब खाएगा। आप क्या देख रहे हो कि सर शेर जैसे जानवर केवल मांस खाएंगे, और मानव जैसे जंतु, मनुष्य जैसे जंतु सब चीज खाएंगे। तो आप सभी ध्यान रखना कि इस आधार पर हम लोग संपूर्ण जंतु को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी।
नाम से ही स्पष्ट है, आप सभी ध्यान देना। यहां पे कहा जा रहा है कि उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर शाकाहारी जंतु आप सभी याद रखेंगे कि शाकाहारी जंतु केवल 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 पेड़ पौधा अर्थात अर्थात शाक शाक सब्जी खाता है, ठीक बा। अब आगे है कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतु को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और आप सभी कहेंगे कि मांसाहारी मतलब मांस को आहार के रूप में लेने वाला जंतु मांसाहारी होगा। तो आप क्या कहेंगे कि मांस खाने वाले जंतु क्या होंगे? आप सभी कहेंगे कि सर मांसाहारी कहलाएंगे, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। अब जो सर्वाहारी होंगे, सर्वाहारी मतलब सर्वे सर्वा सब कुछ, तो आप सिंपल याद रखना कि सर्वाहारी की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर साग सब्जी एवं मांस दोनों खाने वाला जंतु क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये सर्वाहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वाहारी कहलाएगा। तो जंतु कितने प्रकार के होंगे? आप कहेंगे 3 प्रकार के। साग सब्जी खाने वाले शाकाहारी, मांस खाने वाले मांसाहारी। सर साग सब्जी और मांस दोनों खाने वाले आप कहेंगे सर्वाहारी। अब मेरे मित्र ध्यान देना, इसके लिए आपको अलग अलग टेबल बनाना है। तो आप कहेंगे सर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस लेवल पे हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी को अलग अलग कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि गैया बेचारी यहाँ पे क्या कर रही है? सर घास चर रही है, और ये शेर जो है ये बेचारा एगो हिरन को पटक के एकदम उसको रेल रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि अलग अलग जंतुओं की जो फीडिंग हैबिटेट होती है वो अलग अलग होती है। और साथ ही नोट करके आप ध्यान रखना कि मनुष्य और तिलचट्टा ये साग सब्जी, हम लोग क्या है, साग सब्जी भी खा सकते हैं, मीट मछली भी खा सकते हैं, हम लोग तो सब चीज खा सकते हैं। तो आप बस नोट करके ये ध्यान रख लेना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। याद रखना कि मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। मनुष्य एवं तिलचट्टा किसके अंतर्गत आता है? सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे मेरे मित्र क्या है कि अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद है। पौधे क्या खाते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए सर इसको किसी भी दूसरे जीव जंतु की जरूरत नहीं होती है। और हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड है? पौधे पर डिपेंड है। कहा जा रहा है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूरज की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे की पत्ती में जो हरा रंग का पदार्थ होगा चला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे, यानी कि पर्णहरित कहेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल के चलते ही पौधे का रंग कैसा होता है? आप कहेंगे गुरुजी हरा होता है। फिर आगे है कि पौधे की पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक नॉमिनल कंसेप्ट ये याद रखेंगे कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। पौधे क्या खाते हैं? तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। मेरे मित्र इस पूरे चैप्टर का मर्म क्या था? इस पूरे चैप्टर का मर्म यही था कि भोजन जो हम लोग करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का भोजन हो, उसका मेनली सोर्स क्या है और खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि गुरुजी कोई भी खाई जा सकने वाली पदार्थ खाद्य पदार्थ होगी, और हम भोजन में जो अलग अलग व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं उसके अलग अलग स्रोत हो सकते हैं।
जैसे कि कुछ भोजन हमारे भोजन में शामिल पदार्थ ऐसे होंगे जो पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे, कुछ जंतु से प्राप्त होंगे और कुछ हमें खनिज स्रोत से प्राप्त होते हैं। अब उसी को ये पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रखा है। अब मेरे मित्र अंकुरित बीज आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर आपने क्या देखा कि अलग अलग जंतु जो होते हैं उसकी जो भोजन करने का तरीका होता है या जो खाते हैं वो क्या होता है। अब मेरे मित्र जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमने क्या सीखा ये दिया हुआ है। तो निचोड़ यही है कि मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनका उत्पाद खाते हैं शाकाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं खाते हैं मांसाहारी, जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों खाते हैं सर्वाहारी। पूरा निचोड़ यही है। भोजन का स्रोत क्या है और जो जंतु हैं वो कितने कैटेगरी में बटे हुए हैं। अब इससे संबंधित सवाल पूछ ले जाते हैं। अब देखो कि कह रहा है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, सभी जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हमें भोजन में करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है। आप क्या कहिएगा कि मूली और गाजर जड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टमाटर की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं सर फल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आप साग की बात कर लो तो डंठल और पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे मित्र अलग अलग प्रकार के जो आपका पौधे से प्राप्त होने वाले खाए जा सकने वाले पदार्थ हैं वो पौधे के विभिन्न भाग हो सकते हैं, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे मित्र 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ को बताइए। 4 जंतु आप कहेंगे चिकन से हमें चिकन मिलेगा, अंडा मिलेगा, गाय से हमें दूध मिलेगी, दही मिलेगी, घी मिलेगी, यही सब मिलेगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जंतु हो सकते हैं। दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ आप कहेंगे पनीर हो सकता है, हमारा मक्खन हो सकता है, क्रीम हो सकता है। अब ये मिलान करने वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल कई बार यही दे दिया जाता है सीधे। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर शाकाहारी जंतु अभी हमने समझा है कि वो क्या खाएंगे। शाकाहारी जंतु जो होंगे वो पादप और पादप उत्पाद खाएंगे। तो एक के क के साथ कौन मिलेगा, घौ मिल जाएगा। चला क के साथ कौन मिलेगा, घौ। शेर और बाघ आप कहेंगे मांसाहारी जंतु में आएंगे। दूध, अंडा, मांस ये आप कहेंगे सर जंतु उत्पाद है। और शहद आप कहिएगा मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र कहा जा रहा है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। हमें शक्कर आप सभी कहेंगे अभी ना बताएं क्लास में गन्ना से प्राप्त होगा। बंदर क्या है तो आप सभी कहेंगे कि सर बंदर को हम लोग शाकाहारी जंतु के श्रेणी में रखते हैं। भोजन से हमें आप कहेंगे शुरुआत में बता दिए थे कि ऊर्जा मिलती है। मनुष्य और तिलचट्टा आप कहेंगे अभी लिखाए हैं कि सर ये सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, कहा जा रहा है फिर से कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ क्या है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, आप कहेंगे मांसाहारी है क्योंकि केवल यह क्या करता है, मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए हिरण बेचारा शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी है। तोता आप सभी क्या कहेंगे, केवल पादप उत्पाद खाता है। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। आप कहेंगे जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो मेरे मित्र जो क्लास 6 का पहला चैप्टर है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही लाइटली मूड में इसको समझ पाए होंगे और इससे संबंधित जो सवाल हैं उसको भी आप सभी लगा पाए होंगे। अब ध्यान रखिएगा कि जो आगे की चीजें होगी वो आपको इसी तरीके से करनी है। और चैप्टर में बहुत सारी चीजें बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया, लोकल लैंग्वेज में समझाया गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको बिना लोड लिए हुए एकदम लोकल लैंग्वेज में ही समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठा रहे। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप अगर अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहते हैं तो याद रखिए 6 to 8 से आपको ज्यादा मेहनत 9th-10th में करना होगा। और अभी जो आपके पास समय है इस समय का मिसयूज मत कीजिए। 9th and 10th के लिए जो एनसीईआरटी है वो पूरा का पूरा एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन है। इसीलिए मैं आप सबों को लगातार ये कहता हूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई को सोच रहे हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस है तो मेरे मित्र एनसीईआरटी 9th and 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच से जरूर जुड़िए ताकि जो आपका 9th और 10th वाला पोर्शन है वो साथ साथ चलता रहे। 6 to 8 तो आपका यूट्यूब पे चल ही रहा है, 9th 10th भी आपका पैरेलल रूप से चलता रहे ताकि आपको लास्ट टाइम में सिलेबस का बर्डन ना हो। ध्यान रखिएगा इस बैच में हम आपको कंप्लीट लाइन बाय लाइन चैप्टर डिस्कस कराएंगे।
संपूर्ण थ्योरी और न्यूमेरिकल, एग्जाम्पलर एमसीक्यू, एक्सरसाइज एमसीक्यू। मतलब इस बैच में आने के बाद आपको एनसीईआरटी का रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना है। कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं द लॉजिकल साइंस, वहां पे जाएंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। ध्यान रखना कि इस बैच से संबंधित आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा सेशन आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।